हाँ।
अब इनका आगे से 60 होगा, क्योंकि जो अब 40। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली एक दफ़ा मुझे कंफर्म कर दें, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा, स्टार्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट रख लेते हैं और उसके बाद फिर अपने एएमए का जो सेशन है वो हमारे मेंटोर जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है और मैं सीएमए फाइनलिस्ट हूँ और मैं टीम जूनियर प्रोफेशनल का को फाउंडर हूँ। और आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे भी जानते होंगे, आप लोगों से बातचीत होती रहती है कैंपस में भी या ग्रुप्स वगैरह में भी। और आप लोगों में से अक्सर स्टूडेंट्स वो भी होंगे जो पहले भी हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू क्रैश कोर्सेज वगैरह लेते रहे हैं। सो इतना ज़्यादा बोलने की या इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। जो न्यू सब्जेक्ट्स होते हैं उन बच्चों को थोड़ा सा बताना पड़ता है कि टीम जूनियर प्रोफेशनल क्या है, क्या क्या कर रही है, सो दैट बाकी सारी बातें आप लोगों से ऑलरेडी हुई हुई हैं कि हम लोग क्रैश कोर्स भी करवा रहे होते हैं, डोनेशन ड्राइव भी स्टूडेंट्स के लिए रखी हुई है और बुक्स का जो कॉस्ट कॉर्नर है वो भी रन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली। तो जितने भी पाकिस्तान में आईसीएमए कैंपसेस हैं, हर कैंपस में हमारी ब्रांच अवेलेबल है और टीम मेंबर्स भी अवेलेबल हैं। सो दैट आप लोगों के साथ आज के सेशन में एक अनाउंसमेंट ये भी करनी थी कि इंशाल्लाह जैसे अभी हमने एएमए के लिए सर हुज़ैफ़ा का टाइम लिया है, जो कि अभी स्टूडेंट्स के अंदर करंटली काफ़ी फेवरेट माने जाते हैं। इनका शुक्रिया कि इन्होंने हमें सेशन में ज्वाइन किया और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। हम इस चीज़ को बहुत कदर की नज़र से देखते हैं। सो दैट इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एफएसीआर का भी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाए। और फिलहाल एएमए कोर्स के बाद नेक्स्ट 21 ऑफ जून को एक हम आप लोगों के लिए और एक्टिविटी लेके आ रहे हैं। वो एक्टिविटी है प्रोफेशनल रिज्यूमे बिल्डअप करने के लिए। क्योंकि हम लोग अपनी जब प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं, तो हमें ये आइडिया नहीं होता कि एक फ्रेशर बच्चा जो है वो अपनी सीवी को किस तरह से प्रिपेयर करे। और फिर इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए हमें नहीं पता होता कि कौन से चीज़ों से हमें जो है ना वो इज्तनाब करना चाहिए या कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें वो करनी चाहिए। तो उस पे भी हम लोग आप लोगों के लिए एक वेबिनार रखवा रहे हैं। सो आप लोग लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी उससे मदद मिलेगी अपने कैरियर में ग्रो करने के लिए। तो अब बिला ताख़ीर हम अपने मेंटोर को इनवाइट करते हैं। आपका बहुत अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र सर, मैं भी खैरियत से। तो सर उम्मीद करते हैं आपका आज का पहला एक्सपीरियंस है हमारा टीम जूनियर प्रोफेशनल के साथ। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे और फर्दर भी हमारे साथ कंटिन्यू करें आप। तो अब आप जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
अच्छा भाई, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ज्यादा स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी आवाज क्लियर है बेटा सबको? जी जी हुजैफा भाई, क्लियर है आपकी आवाज़। अच्छा, अब मैंने असल में माइक जो है वो लगा लिया है, तो डेट्स वाई आप लोगों की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। ठीक है, तो आप लोग जो भी मुझे अगर क्वेश्चन करना चाह रहे हो या कोई भी बात अगर आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हो, तो आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा। माइक भी मैं ओपन करवा दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन वो फिर मुझे अपना माइक हटाना पड़ेगा। तो अभी जो भी आपने मुझसे पूछना हो या जो भी क्वेश्चन पूछने हो, तो वो कोशिश कीजिएगा टेक्स्ट पे आप लोग पूछ लीजिए, तो वो ज़्यादा रहेगा, बात ज़्यादा ठीक रहेगा। अच्छा, मैं इसके अलावा सबको म्यूट भी कर रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। किसी का माइक ओपन रह जाता है तो उसमें ये होता है कि बाकी बच्चों को, बाकी स्टूडेंट्स को सुनने में जो है वो बड़ा मसला हो जाता है। बाकी सर, जुबैर, थैंक यू सो मच इतनी सादा तारीफ करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं बेटा। आज से जो हमने सेशन रखा है वो है एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। एक मिनट, स्क्रीन देख लूँ मैं, शेयर हो रही है आप लोगों को? हाँ, हो रही। ML2 का सबसे टफ पेपर माना जाता है ये। इतना है नहीं, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अच्छा, हम इसमें ज़्यादा बात क्या करेंगे, देखो, क्लास कुछ इस तरह से चलेगी या सेशन कुछ इस तरह से चलेगा कि आज मैं शुरू में 2 दिन ये हमारा सेशन रहेगा। और इन 2 दिन के सेशन के अंदर हमने क्या करना है कि आज की जो शुरू की क्लास होगी, जो शुरू में मैं आप लोगों के साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करूंगा। जो जो टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, उन टॉपिक्स को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और वन बाय वन टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर उसके बाद कोई एक टॉपिक जो एमए के अंदर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा या जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उस टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करेंगे। और आज की क्लास में और नेक्स्ट सेशन के अंदर जो हमारा इंशाल्लाह ताला, मैं सर को बता दूंगा कि नेक्स्ट सेशन हमारा किस डे में होगा और टाइमिंग क्या होगी। उस डे के अंदर हम उस टॉपिक को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, कि एटलीस्ट इतना हो जाए कि जो अभी इस टाइम जून के पेपर जो स्टूडेंट्स देने जा रहे हैं, एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो वो उनका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बाकी जो मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा वो आप लोग वैसे भी पढ़ चुके होंगे। तो पेपर में जाने से पहले अभी टाइम है आप लोगों के पास, कुछ दिन है, तो तब तक आप उन टॉपिक्स के अंदर उन चीज़ों को जो है वो क्या कर लो, रिपीट कर लो। जी, मैं जून अटेम्प्ट के लिए ही बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जैनब। अच्छा, देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर, एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जिसे आप कहते हो, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। इसमें से क्या होता है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बन सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। देखो, एएमए के अंदर क्या है, एएमए के अंदर थ्योरी भी एग्जामिनर आपसे पूछता है और इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी जो है ना वो आपसे पूछता है। अब वो एमसीक्यूज के अंदर भी थ्योरी पूछ रहा होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछ रहा होता है। कुछ एएमए के पेपर में ऐसा भी देखा गया है, जैसे आपका, अगर आपको पता हो कि 100 मार्क्स का अगर आपका पेपर है, 100 में से 60% आपकी क्या होती है, एमसीक्यूज होती हैं। और 40% जो आपका पेपर होता है वो किस पे होता है, वो आपका एमटीक्यूज पे होता है, लॉन्ग क्वेश्चंस पे होता है, जो कि एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का, 7 नंबर का, इस तरीके से आ रहा होता है। अब इसके अंदर भी जो है वो न्यूमेरिकल और साथ साथ जो है वो आपसे थ्योरी के क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। अब ये जो 40 मार्क्स के एमटीक्यूज आपके बनते हैं, ऐसा भी देखा गया है कि जैसा कि आप देख लो कि अगर इसमें से आपसे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो पूछेगा, तो 20 मार्क्स के भी, 20 मार्क्स की उसने थ्योरी पूछ ली, 20 मार्क्स के उसने एमटीक्यूज पूछ लिए।
ऐसा भी होता है कि 25 मार्क्स के उसने एमटीक्यू पूछ लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए, और बाकी 15 मार्क्स की उसने थ्योरी पूछ ली आपसे। और ऐसा भी हो जाता है कि ये प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि कुछ पेपर्स में कुछ स्टूडेंट्स के पास 25 मार्क्स की थ्योरी आई है और 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया, और बाकी थ्योरी अलग आ रही है। किसके अंदर आ रही है? एमसीक्यूज के अंदर आ रही है। तो एएमए के अंदर सिर्फ आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करनी है कि जो हम प्रैक्टिस करके जाएंगे और हमारा पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा, बल्कि एएमए के अंदर आपने थ्योरी के पॉइंट्स को भी साथ साथ जो है वो क्या करना है, गो थ्रू करना है, उनको आपने मेमोराइज करना है, ताकि पेपर में जाकर आप थ्योरी के पार्ट को भी जो है वो क्या कर सको, कवर कर सको। तो ये दोनों चीजें आपको लेकर साथ में चलनी है, थ्योरी भी टॉपिक की और साथ साथ उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है मैं आज के लेक्चर के अंदर आप लोगों को बता दूंगा अभी, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आज की क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एबीसी कॉस्टिंग। ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो आपका टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला मेरा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि आज की इंपॉर्टेंट क्लास के बाद मैं आप लोगों को एबीसी कॉस्टिंग के क्वेश्चंस भी करवा दूं, 2 सेशन के अंदर एबीसी कॉस्टिंग आप लोगों को मैं कंप्लीट पढ़ा दूं। अब ये जो एबीसी कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, इसके अंदर से एग्जामिनर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछता है आपसे। थ्योरी बहुत कम पूछी गई है। ज्यादातर एग्जामिनर जो टेस्ट कर रहा होता है आपसे, वो कौन सा टेस्ट कर रहा होता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहा होता है। और कितने मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आ जाता है? इसमें से तकरीबन 5 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। एबीसी कॉस्टिंग में से 5 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसमें से एग्जामिनर आराम से टेस्ट करता है। 5 to 15 मार्क्स का फेवरेट एरिया एग्जामिनर का एबीसी कॉस्टिंग। वो एमटीक्यूज के अंदर भी पूछ लेता है और साथ साथ आपसे एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ लेता है। अच्छा, एबीसी कॉस्टिंग से एक ऐसा भी इत्तेफाक हुआ है कि एक स्टूडेंट ऐसा था, लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट के अंदर वो मेरे पास पढ़ रहा था। तो उसने जब पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मुझे रिस्पांस दिया, मैंने उससे पूछा, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि भाई हाँ बताओ कि क्या हुआ, जो मैंने पढ़ाया था उसमें से पेपर में आया कि नहीं आया, या जो इंपॉर्टेंट बताए थे उसमें से आया कि नहीं आया। उसने कहा कि सर एबीसी कॉस्टिंग के अंदर ऐसा हुआ है कि एमटीक्यू मेरे पास 2 लगे एबीसी कॉस्टिंग से, और दोनों एमटीक्यू सेम थे। मतलब एक ही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ हुआ था। एक क्वेश्चन वो भी वैसा ही था, वही रिक्वायर्ड थी, वही वैल्यूज थी, वही क्वेश्चन था, वही कंपनी का नाम था, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी वही था। तो मैंने बोला अब तुम्हारे लिए क्या हो गया, एक तुम्हारे मजे भी हो सकते हैं कि 5 नंबर का सवाल जो है वो तुम्हें अब सॉल्व नहीं करना, कॉपी पेस्ट कर दिया होगा तुमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी, तो तुम्हारे 10 नंबर पक्के भी हो सकते हैं और 10 नंबर जीरो भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर क्वेश्चन तुमने गलत किया तो दोनों क्वेश्चन के अंदर मार्क्स नहीं आएंगे, और अगर तुमने क्वेश्चन एक सही कर लिया तो तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह के भी इत्तेफाक जो है वो एबीसी कॉस्टिंग के साथ हुए हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एबीसी कॉस्टिंग। अब जरा देखो एबीसी कॉस्टिंग के अंदर क्या है। एबीसी कॉस्टिंग में होगा ये कि मैं ना अपने हैंडआउट्स भी आप लोगों के साथ ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। एबीसी कॉस्टिंग के ना मेरे 2 हैंडआउट्स हैं, मैं 1 मिनट आप लोगों के साथ यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर करता हूँ अभी, कि किस तरह के क्वेश्चंस एबीसी कॉस्टिंग के अंदर ना एग्जामिनर पूछ रहा होता है। वो हैंडआउट मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, ये आपके सामने मेरा हैंड आउट आ रहा होगा। ये टोटली पास पेपर्स के ऊपर है, लास्ट ईयर की जो पास जो अटेम्प्ट्स गुजरी हैं, अभी जो रीसेंट गुजरी हैं, बहुत पुरानी नहीं है, जो रीसेंट अटेम्प्ट्स गुजरी हैं उसके मैंने पास पेपर्स जो है वो प्रिपेयर किए थे, और विद आईसीएमए सोल्यूशन, आईसीएमए के सोल्यूशन के साथ मैंने जो है वो जिस तरीके से आईसीएमए आपसे रिक्वायर्ड करता है कि किस तरह से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है,
देखो अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारा हमारा क्वेश्चन बिल्कुल हमने बिल्कुल ठीक किया, टिप टॉप किया, और वो अपना पूरे मार्क्स जो है वो अपने माइंड में कैलकुलेट करके बैठे होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, उनकी री अटेम्प्ट हो जाती है और उस क्वेश्चन के अंदर उनके 0 मार्क्स आ रहे होते हैं। फिर उनको बाद में ये एहसास हो, बाद में ये बोल रहे होते हैं हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था। तो क्वेश्चन का एक पैटर्न है, उसको फॉलो कर लेना। आईसीएमए किस तरह से पैटर्न आपसे पूछ रहा है, किस तरह से वो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन वो मैंने इन्हीं हैंडआउट्स के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। इन्हीं हैंडआउट्स के अंदर वो जो सोल्यूशन जो आई से मैंने रेकमेंड किया है वही सोल्यूशन मैंने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। कोशिश ये करना, ये जो आपके पास मेरे हैंडआउट्स आए हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं पास पेपर्स के, इन हैंडआउट्स की लाजमी 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 जो है वो प्रैक्टिस आप लोगों ने कर लेनी है एबीसी कॉस्टिंग की, क्योंकि ये रीसेंट पास पेपर्स अभी हुए हैं। ये बार बार एग्जामिनर पूछ रहा है इसमें से, ठीक है। तो अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यही सारे के सारे, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है मेरे ख्याल में, मैक्सिमम जो है वो 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे। इनको आपने एबीसी कॉस्टिंग के अंदर कर लेना है। अगर आपसे नहीं होंगे तो बेटा इस सेशन के अंदर हम एबीसी कॉस्टिंग वैसे भी आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा मैं एबीसी कॉस्टिंग, तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो एबीसी कॉस्टिंग अपने पास ये माइंड में रखिएगा, एबीसी कॉस्टिंग से क्वेश्चंस कौन से आएंगे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी नहीं आएगी, ठीक है। थ्योरी नहीं आएगी। और किस तरह का पैटर्न है, किस तरह से आपने सॉल्व करना है बेटा, ये जो आपके सामने हैंडआउट शो हो रहा है, ये इसके अंदर अगर आप देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने हर क्वेश्चन के नीचे सोल्यूशन सजेस्टेड बाय आईसीएमएपी, आईसीएमए ने जो आपको सोल्यूशन सजेस्ट किया है उसके हिसाब से ही मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर उस सोल्यूशन को अपडेट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन जो है वो आपने किसी बुक का मैंने लिया हुआ है, या क्वेश्चन मैंने किसी जो है वो कहीं और से लिया हुआ है और उसका सोल्यूशन मैंने खुद बैठ के लिखा हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन भी आईसीएमए का है और साथ साथ जो उसका जो सोल्यूशन है वो भी आईसीएमए का है। पिछले तकरीबन मेरे ख्याल में 5 अटेम्प्ट के जो क्वेश्चंस हैं एबीसी कॉस्टिंग के, वो मैंने सारे के सारे यहाँ पर अपडेट किए हुए। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में जब हमारा सेशन एंड होगा मैं एबीसी कॉस्टिंग का आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। एबीसी कॉस्टिंग को आप लोगों ने ये याद रखना है कि आप लोगों ने इसको न्यूमेरिकल लेकर वे में लेकर चलना है, इसको आपने थियोरेटिकल बेस पे नहीं लेकर चलना है। इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछते हैं और 2 से 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। और साथ साथ अगर आप लोगों को थोड़ा सा टाइम हो, या अगर आप लोग अगस्त की अटेम्प्ट दे रहे हो, तो ये जो पास पेपर्स है इनको सॉल्व कर लेना, और साथ साथ जो मेरा हैंडआउट पर्सनल हैंडआउट है एबीसी कॉस्टिंग पर, उसको भी सॉल्व कर लेना। ये दोनों हैंडआउट्स लाजमी सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंडआउट्स हैं। मेरे हैंडआउट्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, या फिर इन पास पेपर्स में से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, कोई वैल्यूज भी चेंज नहीं होती हैं। तो एबीसी कॉस्टिंग आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। एबीसी कॉस्टिंग के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एबीसी कॉस्टिंग से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो, हैंड आउट मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, पेपर में क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, आपके पास 2 फोल्डर्स ओपन हो रहे होते हैं, वो भी मैं अपने सेशन में बता दूंगा आगे चलकर। यहां तक क्लियर है? डन है, आगे चलें। सर हैंडआउट्स में सेम ग्रुप में आएंगे और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड बता दें। आ जाते हैं भाई, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी आ जाते हैं। आ जाते हैं, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा ना, तो उस पे भी आ जाएंगे। अच्छा, अब ये बात हो गई किसकी, एबीसी कॉस्टिंग की, न्यूमेरिकल बेस इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, थियोरेटिकल इतना पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास एबीसी कॉस्टिंग के बाद आ जाता है सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। या ब्रेक इवन पॉइंट भी, ब्रेक इवन एनालिसिस भी इसको इसे इसे आप कहते हो। जी जी, हैंडआउट में आपको, जो आप जिस ग्रुप में आप ऐड हो मैं उसी ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब सीवीपी हो गया या ब्रेक इवन हो गया।
अब इसमें से क्या चीजें आ रही होती है, इसमें से ज्यादातर एग्जामिनर आपसे एमसीक्यूज टेस्ट करता है। अब इसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आती हैं। अब एमसीक्यूज किस तरह की आती हैं, एमसीक्यूज में आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल भी आ जाता है, थ्योरी भी आ जाती है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आ जाता है और थ्योरी भी आ जाती है, ठीक है। अब इसका हैंड आउट भी मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, देखो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो उसको शेयर भी करता हूँ सीवीपी के हैंड आउट में। हाँ, इसके भी पास पेपर्स के हैंडआउट्स हैं और कुछ मेरे अपने हैंडआउट पर्सनल हैंडआउट्स भी हैं। अब देखो इसमें से थ्योरी एग्जामिनर क्या टेस्ट कर रहा है, ये जरा देखो। अब देखो इसमें एग्जामिनर ने फेब में भी पूछा है क्वेश्चन और ये दिसंबर में भी पूछा है कि रिग्रेशन एनालिसिस और हाई लो मेथड में क्या डिफरेंस है, ये एक क्वेश्चन इसने थ्योरी का पूछा है। इसके अलावा ये कुछ इसने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे हैं जिसमें वो ज्यादातर आपसे क्या पूछता है, ज्यादातर आपसे जो है वो सीवीपी के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट आपसे पूछ लेता है, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो है वो आपसे क्या पूछते थे, हाँ इसके अलावा कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पूछ लेता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा आपसे वो क्या चीजें पूछ लेता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीन चार चीजें आपसे पूछता है। एक तो ब्रेक इवन पॉइंट पूछता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछता है। अच्छा इसकी इसकी डेफिन इसके को इसकी इससे रिलेटेड क्या क्या थ्योरी उसने आपसे पूछ रखी है, वो भी सारी की सारी आपको इन हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएंगी। अगर किसी का इस चैप्टर से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर है तो वो इजीली इस थ्योरी को एक दफा पढ़ के चला जाए और अपनी ओन वर्डिंग में जाकर के उसको क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे। कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सर ये इंट्रोडक्शन, ये रेगुलर क्लास है, रेगुलर क्लास नहीं है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, एमए का पेपर देना, उसके लिए बात हो रही है। एक रेवेन्यू और यूनिट में निकालने का बता दें और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का थोड़ा सा बता दें। अच्छा ये जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं कि आप लोग सॉल्व करवाना चाह रहे हो, तो इससे रिलेटेड बेटा आप लोग एक काम ये कर लेना कि मेरा यूट्यूब चैनल है हाफिज ज़ैफ़ावान के नाम से, आप ओपन करोगे एएमए के, उसके अंदर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं। जो भी चीज़ आपको देखनी हो आपको वहां से मिल सकती है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने लग गया तो सेशन बहुत लंबा चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहरहाल ये इसका भी हैंड आउट सीवीपी का मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। इसमें क्या क्या थ्योरेटिकल पॉइंट है वो सारे के सारे इसके अंदर है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी सारे के सारे इसके अंदर है। कोशिश ये करना अगर आप लोग अभी अभी अटेम्प्ट दे रहे हो जून के अंदर तो इन पास पेपर्स को एक दफ़ा लाजमी देख लेना, और अगर अगस्त में दे रहे हो तो फिर इन पास पेपर्स के साथ मेरे अपने जो हैंड आउट हैं उनको भी कर लीजिएगा। तो सीवीपी में दो दो तरह के क्वेश्चंस हैं, एक तो न्यूमेरिकल भी पूछता है और साथ साथ वो आपसे क्या पूछता है, थ्योरी भी पूछता है। और थ्योरी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सारी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग डिफरेंस क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपसे एग्जामिनर जो है वो पूछ लेता है। अच्छा अब सीवीपी के बाद आ जाते हैं हम किस पर, लिमिटिंग फैक्टर। बल्कि सीवीपी के बाद हम आते हैं, एबीसी कॉस्टिंग हो गया, सीवीपी हो गया, अब आ जाओ किस पर आप लोग, लिमिटिंग फैक्टर पे। लिमिटिंग फैक्टर हो गया और थ्रूपुट हो गया। ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं, पहली बात तो ये है कि जिसने सीवीपी नहीं पढ़ा हुआ उसको लिमिटिंग फैक्टर समझ में नहीं आएगा, और जिसने लिमिटिंग फैक्टर नहीं पढ़ा हुआ उसको थ्रूपुट समझ में नहीं आएगा। डायरेक्टली अगर आप थ्रूपुट पढ़ने जाओगे या लिमिटिंग फैक्टर पढ़ने जाओगे आपको नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो लिंक कर रहे हैं आपसे किसके साथ, सीवीपी से या ब्रेक इवन से। तो अगर कोई बच्चा लिमिटिंग फैक्टर या थ्रूपुट कर रहा हो तो पहले सीवीपी का चैप्टर लाजमी कर ले, फिर उसके बाद वो लिमिटिंग फैक्टर करे और फिर उसके बाद वो किसको करे, थ्रूपुट को करे। तो इस सीक्वेंस में करना, पहले सीवीपी करना, सीवीपी के बाद लिमिटिंग फैक्टर और लिमिटिंग के बाद क्या करना, थ्रूपुट करना।
डायरेक्टली थ्रूपुट लिमिटिंग फैक्टर उठाकर देखोगे नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये काफी लिंक रिलेट करते हैं किसके साथ, सीवीपी के साथ। जैसे लिमिटिंग फैक्टर सीवीपी के साथ रिलेट करता है और थ्रूपुट लिमिटिंग फैक्टर के साथ जो है वो रिलेट कर रहा होता है। अब ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटिंग फैक्टर से भी क्वेश्चन आ जाता है और थ्रूपुट से भी क्वेश्चन आ जाता है। लिमिटिंग फैक्टर से भी देखा गया है कि क्वेश्चन आता है और थ्रूपुट से भी क्या आता है, क्वेश्चन आता है 5 नंबर का 10 नंबर का सवाल। और दोनों से लिमिटिंग फैक्टर से 5 नंबर का आ जाएगा, थ्रूपुट से भी 5 नंबर का आ जाएगा, आएगा न्यूमेरिकल, थ्योरी नहीं आएगी इसमें। तो इसमें आपने परेशान नहीं होना कि थ्योरी हमने करनी है कि नहीं करनी है। तो इन दोनों को आपने ये देखना है कि न्यूमेरिकल वे में जो मैंने पास पेपर्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनको एक दफा कर लीजिएगा, और अगर टाइम मिले तो मेरे हैंडआउट्स को देख लीजिएगा। मेरे हैंडआउट्स में से लिमिटिंग फैक्टर के अंदर काफी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, जो मैंने अपने हैंडआउट्स बनाए में उसमें से भी काफी क्वेश्चंस जो है वो क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। थ्रूपुट के अंदर भी जो मैंने हैंडआउट्स बनाए में मेरे अपने हैंडआउट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसमें से भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो जाते हैं। ये ज्यादातर वो पास पेपर से ही बने हुए हैं। तो इनको आपने किससे करना है, न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल बेस पे देखना है। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आ जाते हैं, हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे आते हैं, अब आ जाते हैं बजटिंग पे। बजटिंग जो है वो पूरी की पूरी क्या है, थ्योरी है। एग्जामिनर ज्यादातर वो आपसे थ्योरी पूछ रहा होता है, बजटिंग से, वेरिएंस से, वेरिएंस एनालिसिस हो गया, स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस हो गया। इन दोनों चैप्टर से एग्जामिनर थ्योरी बहुत पूछता है, बजटिंग से बहुत पूछता है, वेरिएंस से बहुत पूछता है, ज्यादातर वो बजटिंग से पूछता है। तो बजटिंग की थ्योरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जो पास पेपर्स में आई हुई है उसको एक दफा पढ़ के लाजमी चला जाएगा। अगर कोई बजटिंग को प्रिपेयर नहीं भी करके जाता, जस्ट उसकी थ्योरी भी कर लेता है, तो उसके लिए भी ओके है, कोई मसला नहीं है, लेकिन थ्योरी को लाजमी देखकर जाएगा बजटिंग की। ऐसी वेरिएंस के अंदर भी वो थ्योरी आपसे पूछ लेता है, एमसीक्यूज के अंदर छोटे मोटे न्यूमेरिकल वो आपसे पूछ ले, जिसके अंदर वो आपसे जो है वो वेरिएंस के अंदर मटेरियल वेरिएंस, मटेरियल के प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, लेबर के अंदर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, लेबर के अंदर जो वेरिएंसेस आते हैं, एफओएच के जो आपके वेरिएंसेस हैं, सेल्स के जो आपके वेरिएंसेस हैं, वो आपसे थ्योरी में पूछ सकता है, सॉरी न्यूमेरिकल में पूछ सकता है, लेकिन एमसीक्यूज में ज्यादातर वो वेरिएंस है वो क्या पूछ रहा होता है, थ्योरी पूछ रहा होता है। और बजटिंग से तो पूरा ही पूछता ही किससे है, थ्योरी से पूछता है। हालांकि बजटिंग जो है वो काम का चैप्टर है, इससे उसको न्यूमेरिकल पूछना चाहिए, लेकिन वो ज्यादातर थ्योरी पूछता है। जून अटेम्प्ट देना है, कंसेप्ट क्लियर, लेकिन क्वेश्चंस के सॉल्व करने में मसला आता है। तो आप क्वेश्चंस को बार बार सॉल्व करो। सीवीपी से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, देखो क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब जो मैं आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर करूंगा ना, तो उनको प्रैक्टिस करके देखना, नीचे सोल्यूशन भी होंगे उनके। अगर तो आप लोगों से सॉल्व हो रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो नीचे सोल्यूशन है, उसको एक दफा सोल्यूशन से देख कर सॉल्व करो। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर उसको दोबारा से सॉल्व करो, फिर उसके एक दफा इस तरीके से करो कि अगर खुद हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर जब सारे चैप्टर्स हो जाएं तो फिर मल्टी क्वेश्चंस करो, कभी उस टॉपिक से करो, कभी उस टॉपिक से करो, कभी तीसरे टॉपिक से करो, इस तरह से करो ताकि शफलिंग भी होती रहे पेपर में भी जिस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, सीवीपी से बेटा किस तरह कितने क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये भी ज्यादातर एमसीक्यूज वो आपसे पूछता है। तो ये तकरीबन आपसे जो है वो 5 to 10 मार्क्स से आपसे सीवीपी से पूछ लेता है, जिसमें थ्योरी भी शामिल होती है और साथ में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। लिमिटिंग फैक्टर से न्यूमेरिकल पूछता है, 5 नंबर का एक सवाल आ जाता है। थ्रूपुट से भी 5 नंबर का एक सवाल आ जाता है। ऐसा भी हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर से 10 नंबर का भी सवाल आ जाए, दो दो क्वेश्चन आ जाए। बजटिंग से वो आपसे क्या पूछता है, थ्योरी पूछता है। जो 40% पेपर है उसके अंदर 10 नंबर की थ्योरी बजटिंग से वो पूछ रहा होता है। अच्छा, अब फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जामिनर थ्योरी भी पूछता है और साथ साथ न्यूमेरिकल भी पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थ्योरी के भी आ रहे होंगे और साथ में वो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ रहा होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप लोगों को ए में पास करना है ना, तो अगर आप ये कुछ चैप्टर्स करके चले जाते हो जिसमें एबीसी कॉस्टिंग हो गया, सीवीपी हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, थ्रूपुट हो गया और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो गया, ये कुछ आपके 5 टॉपिक्स बनते हैं जिससे नॉर्मली स्टूडेंट पास हो जाता है अगर उसने क्वेश्चंस आ गए और उसने बिल्कुल सही किए।
मतलब आपका मोर देन 50% पेपर इन 5 टॉपिक से बन रहा होता है: इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, थ्रूपुट, लिमिटिंग फैक्टर, सीवीपी और एबीसी कॉस्टिंग। बाकी के आपको टॉपिक सेव करते हैं, जैसे कि बजटिंग हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, इसके अलावा मटेरियल हो गया। ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आपको सेव करते हैं। वर्किंग कैपिटल में से भी वो थ्योरी पूछ रहा होता है, बजटिंग से भी वो थ्योरी पूछ रहा होता है। तो ये टॉपिक्स आप कोशिश ये करना कि इन टॉपिक्स को जब भी करो जिनके ऊपर मैंने डबल टिक लगाया है, इनके सारे क्वेश्चंस करो पास पेपर्स के। और जो बजटिंग हो गया, वेरिएंस हो गया, उसको आप थ्योरी में रख लो, थ्योरी करके चले जाओ, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। इस तरह से आपका पेपर एएमए का नॉर्मली निकल जाता है। क्या करना है यार, जस्ट सिर्फ जो मैंने पास पेपर्स प्रिपेयर किए हैं उनको कर लो, और साथ साथ जो मेरे अपने हैंडआउट्स हैं उनको कर लो, तो इंशाल्लाह ताला पेपर निकल जाएगा। और कोई सवाल हो आप लोगों का इसमें से? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप वेरिएंस की बात कर रहे हैं ना, किसी ने मुझे बोला है कि सर वेरिएंस में यील्ड वाला जो वेरिएंस है ये इतना ज़्यादा नहीं आता पेपर में। सर जून अटेम्प्ट देना है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं, वो इसी की मैं बात की है, पास पेपर्स दोबारा से सॉल्व करो। सर कैश फ्लो से कितने मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं? कैश फ्लो से कोई मतलब इतना, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं, उसमें से इतना क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता। आ गया तो आ गया, 3-4 नंबर का, 5 नंबर का मैक्सिमम पूछ लेगा। ये जो टॉपिक जिनके ऊपर मैंने टिक किए हैं, पहले इनको आप सही से कंप्लीट करके चले जाओ, लिटरली आप दुआएं दोगे मुझे। आप जितने पास पेपर्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके तो पास पेपर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। थ्योरी थ्योरी भी जो पास पेपर्स में आई हुई है वो थ्योरी भी अवेलेबल है, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ क्लास के बाद। अच्छा, पेपर आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है? देखो, एक तो एमसीक्यूज हैं, उस पे तो आप लोग डायरेक्टली क्या करोगे, टिक करोगे। जो आपका एमटीक्यूज है ना, एमटीक्यू के अंदर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है ना, उसकी दो विंडो ओपन होती हैं। एक विंडो होती है आपकी एक्सेल की, और दूसरी विंडो होती है आपकी किसकी, वर्ड की। आपको एक्सेल पे कैलकुलेशंस करनी होती हैं, और फिर उन कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के बाद वर्ड पे आपको क्या करना होता है, उन क्वेश्चंस को क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक्सेल की शीट कर आते हैं सॉल्व, उसी में आंसर दे आते हैं। कुछ बच्चे ये करते हैं कि जो वर्ड की शीट जो है ना उसमें सॉल्व कर लेते हैं और उसी में आंसर दे आते हैं। दोनों शीट्स को नहीं करते हैं। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, जो एक्सेल की शीट आपको दी जा रही है वो किस लिए दी जा रही है? एक्सेल की शीट आपको किस लिए दी जा रही है? वो मेन रीजन क्या है कि आप अपनी कैलकुलेशन जो है उस एक्सेल की शीट में क्या करो, परफॉर्म करो। और फिर वो वर्ड की शीट आपको किस लिए दी जा रही है कि आप अपना आंसर जो है वो उस वर्ड की शीट में क्या करो, प्रेजेंट करो। तो अगर आप लोग खाली वर्ड की शीट लिखकर आते हो, उसको भर कर आते हो, एक्सेल की शीट यूज नहीं करते हो, तो एग्जामिनर कहता है कि भाई जो आपने कैलकुलेशंस की हैं वो कहां से की हैं, वर्ड पे डायरेक्ट कैसे लिख दिया आपने, जो भी बल्कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं एमए के अंदर, वो आपने कैसे कर ली ऐसे ही एक्सेल को बगैर इस्तेमाल किए हुए। तो वो आपको 0 मार्क्स दे देता है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वर्ड की शीट में नहीं लिखते, एक्सेल की शीट पे लिखाते हैं, सारा का सारा क्वेश्चन वर्ड पे लिखते ही नहीं है। तो वहां पर एग्जामिनर क्या कहता है, जहां पे आपने अपने आंसर को प्रेजेंट करना था वहां पे तो आपने प्रेजेंट ही नहीं किया। आपने सारी कैलकुलेशंस कर ली एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, आपने प्रेजेंट ही नहीं किया। तो यहां पर भी एग्जामिनर क्या करता है, मोस्टली आपको 0 मार्क्स दे देता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ इनका ताल्लुक है कि जो आपको कैलकुलेशंस करनी है वो एक्सेल पे करनी है, और फिर वही सारी की सारी चीजें आपको वर्ड पे प्रेजेंट करनी है। तो दोनों शीट्स को आपने इस्तेमाल करना है और सही तरीके से, भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है। पहले कैलकुलेट करके दिखाना पूरा प्रॉपर, कहां पर, एक्सेल के अंदर। अच्छा, आप एक्सेल जो है वो आईसीएमए का थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंट होता है। जो हम नॉर्मल एक्सेल जो है वो यूज कर रहे होते हैं अपने ऑफिस के अंदर, वो अलग होता है, और जो आईसीएमए का एक्सेल होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो उसमें आपको जो है, यहाँ पर तो हम कर रहे होते हैं, कीबोर्ड यूज कर रहे होते हैं, वहां पे आपको माउस लेकर जाना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसमें आप ये करो कि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस परफॉर्म करो, लेकिन उन कैलकुलेशंस को जब आप सॉल्व कर रहे हो ना,
वो आप अपने जो कैलकुलेटर आप लेकर गए होगे ना घर से, उस कैलकुलेटर पे सॉल्व करके वहां पर लिखो। जैसे आपने एक्सेल पे लिखा 10+1 = 2। अब ये जो इसका आंसर है, ये आप कोशिश करो कि एक्सेल की शीट पे मत करो, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे और टाइम भी कंज्यूम होगा। ये जो आपका आंसर 11 आएगा ना, ये आपके अपने कैलकुलेटर से आएगा। तो पूरी आपने प्रेजेंटेशन देनी है कि भाई ये 11 कैसे आया, 10+1 करके आया है, ये आपने पूरा दिखाना है एक्सेल की शीट पे। लेकिन ये जो फाइनल आंसर आ रहा होगा, ये आप अपने कैलकुलेटर से कीजिएगा, एक्सेल की शीट को इस्तेमाल मत कीजिएगा, वरना आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट दोनों जगह करना है, एक्सेल पे भी करना है और वर्ड पे भी करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। 0 नंबर आ रहे होते हैं बच्चों के। क्लियर? मैं तो अपने स्टूडेंट्स को क्या करता हूं कि भाई आप एक काम करो कि आप उनसे रफ शीट ले लो, रफ शीट आपको एग्जाम में मिल जाती है, पूरा क्वेश्चन जो आपने देखा। अब इसमें एक और मसला बताऊं क्या होता है, सबसे ज्यादा बड़ा मसला क्या होता है। जो बच्चे एक्सेल के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या जो बच्चे वर्ड के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, होता क्या है, आपके पास जो है ना वो 3 विंडोज होती हैं। मैं आपको बताता हूं, आपके पास 3 विंडोज ओपन होती हैं। एक विंडो होती है आपके पास जिस पे आपका क्वेश्चन लिखा होता है पूरा। इस विंडो पे आपका क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसके नीचे एक विंडो ओपन होगी जो वर्ड की होगी, और उसके नीचे कुछ विंडो ओपन होगी जो किसकी होगी, एक्सेल की होगी। अब आप क्या करते हो, क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने उसको स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करने के बाद आप नीचे आए, आपने क्या किया, एक्सेल पे परफॉर्म किया उस क्वेश्चन को। परफॉर्म करते करते आपने कुछ वैल्यूज देखनी है, दोबारा से ऊपर गए स्क्रॉल करके, और फिर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, वहां से वैल्यू उठाई, दोबारा से स्क्रॉल किया, दोबारा से कहा है नीचे आए, एक्सेल पे आपने उसको परफॉर्म किया। तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है और एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बार बार आप क्या कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, फिर वैल्यू देखते हो, फिर नीचे एक्सेल पे आते हो, फिर उसको सॉल्व करते हो। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ये वाला जो तरीका है, एक तो आपका टाइम वेस्ट करेगा बहुत ज्यादा, दूसरा इसमें गलती के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आप स्क्रॉल करते हो ऊपर नीचे, तो उसमें क्या होता है कि वैल्यूज कभी कभार चेंज लिख देते हो आप, नीचे आकर आपने ऊपर 25 पढ़ा, नीचे आपने 52 लिख दिया। तो इस तरह के एरर्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा। तो आपके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप एग्जामिनर को बोलो कि सर मुझे एक रफ शीट प्रोवाइड करें। उस रफ शीट को आप अपने पास ओपन करो, क्वेश्चन को आप सामने रखो, पूरा क्वेश्चन देखकर पूरा उस रफ शीट पे क्या कर लो, सॉल्व कर लो। रफ शीट पे आपने जैसे ही उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने कैलकुलेटर से, फिर उस क्वेश्चन को आपने टाइप कर देना है कहां पर, एक्सेल के अंदर। फिर उसके बाद एक्सेल से कॉपी करो, कॉपी करके वर्ड पे उसको क्या कर दो, पेस्ट कर दो। दोनों जगह टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास पोर्टल में ऑप्शन होता है कॉपी पेस्ट का। तो पूरा क्वेश्चन एक्सेल से आप टाइप करो, होता है कॉपी पेस्ट का। अच्छा, अब उसमें बताऊं क्या होता है, ज्यादातर आप क्या कर रहे होते हो, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कर रहे होते हो। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मत करो। माउस का जो आपका राइट क्लिक होता है ना, पूरा सेलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक प्रेस करो, तो आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके करते हो ना, तो फिर आपके पास कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा होता। माउस का अगर आप क्लिक यूज करोगे ना राइट करके, तो उसमें करेक्शन ऑफ स्पेलिंग का भी ऑप्शन आ रहा होता है, उसमें आपके पास जो है वो कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है? कुछ बच्चे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके करते हैं, तो वो नहीं होता। कॉपी पेस्ट का मैंने बता दिया ना, अगर डायरेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके करोगे नहीं होगा। पूरा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करो, तो आपके पास कॉपी का ऑप्शन आ जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक जो होती है उसका वो भी आ जाता है। जी बेटा, आंसर दो जगह सॉल्व नहीं करना, आंसर सिर्फ आपने कहां पे सॉल्व करना है, आंसर आपने यहां पे सॉल्व करना है जो आपने उससे रफ शीट ली है, बस।
फिर उस रफ शीट को देखकर आप एक्सेल पे टाइप कर दो और फिर उसके बाद वर्ड पे उसको पेस्ट कर दो। और एक और बात याद रखिएगा, हर क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है, जो भी कैलकुलेशंस हैं, जो किस तरह से कैलकुलेशन आई है, आंसर किस तरह से है, वो पूरी की पूरी आपने कैलकुलेशन प्रेजेंट करनी है। यानी कि डायरेक्ट आप आंसर लिख रहे हो। अब जैसे फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब आपने क्या किया, क्वेश्चन को डायरेक्टली टोटल करके आपने फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिया? नहीं, सारे एक्सपेंसेस आप लिखोगे और फिर टोटल करोगे और फिर टोटल करके जो आंसर आएगा वो लिखोगे। कोई भी काम डायरेक्ट नहीं करना, सबको प्रेजेंट किस तरह से करना है, वो जो मैं आप लोगों के साथ पास पेपर शेयर करूंगा उसके अंदर सॉल्यूशंस हुए में, तो वो सारी प्रेजेंटेशन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्रेजेंट करना है। हर क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रेजेंट किस तरह से करना है। देखो मैं आपको एक और चीज शेयर भी करता हूँ, मैं हैंड आउट पे आता हूँ। देखो अब देखो, ये क्वेश्चन है सीवीपी का। अब ये सीवीपी का क्वेश्चन अगर आप देखो यहां पर, तो एक एक वर्किंग इन्होंने क्लियरली बताई हुई है। ये सजेस्टेड सोल्यूशन किसका है? आईसीएमए का, मेरा अपना नहीं है, मैंने खुद नहीं टाइप किया हुआ, आईसीएमए की वेबसाइट से मैंने लिया। देखो 75 लाख इसने डायरेक्ट नहीं लिखा है, बल्कि डिवाइड करके जो आंसर आ रहा है उसने डिवाइड करके मेंशन किया है और फिर उसके बाद आंसर लिखा है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली 75 लाख लिख दिया। अब देखो ये वर्किंग पूरी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की वर्किंग पूरी दिखाई है यहां पर, कि इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं। मटेरियल भी है, लेबर भी है, फैक्ट्री ओवरहेड भी है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी है। वो सारे एक्सपेंसेस लिखे हैं पहले, लिखने के बाद उनका क्या किया है, टोटल किया है, और टोटल करने के बाद फिर इसको आगे क्या कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। अब ये कंट्रीब्यूशन कैसे आया, कंट्रीब्यूशन कैसे आया, कंट्रीब्यूशन में उन्होंने यहां पर ये लिखा है आपके पास, ये रेवेन्यू लिखा होगा और ये वेरिएबल कॉस्ट जो इन्होंने कैलकुलेट की है ये यहां पर डायरेक्ट लिखी है। माइनस करने के बाद जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 37,50,000। तो एक एक चीज कैलकुलेट की है और वो प्रेजेंट की है इन्होंने यहां पर। ये आपके पास रेशो किस तरह से निकाला है इन्होंने, डिवाइड करके निकाला है, डिवाइड करके बताया है इन्होंने। तो पेपर में आपने भी डायरेक्ट कोई भी आंसर नहीं लिखना। चाहता तो मैं यहां पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन से देखता और सारी की सारी प्लस करके लिख देता अपने कैलकुलेटर में, आपको एग्जामिनर मार्क्स ही नहीं देता इसके। वेरिएबल कॉस्ट कहां से आई, साथ वाले से बच्चे की स्क्रीन से देख के लिखी है आपने या खुद कैलकुलेट की है? अगर खुद कैलकुलेट किए तो वो प्रेजेंट क्यों नहीं किया आपने? तो वो प्रेजेंट करना पड़ेगी आपको। क्लियर होगी बात कि प्रेजेंटेशन किस तरह से देनी है आपने अपने क्वेश्चन की। प्राण में क्या है? मैं आवाज आ रही है? आवाज आवाज आ रही सर है आपको मैंने मेरी? अभी ज्वाइन किया है, काइंडली टॉपिक इंपॉर्टेंट रिपीट कर दे। मैं बेटा रिपीट, मैं आपको लिंक, वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा ये पूरा। शेयर कर दें। सर मैं नहीं कहना था, वीडियो लिंक शेयर कर दीजिएगा ये। सर इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कैलकुलेशन है, वर्ड पर भी शो करनी है और एक्सेल पे भी। जी बेटा दोनों जगह पे शो करनी है, दोनों जगह पे शो करनी है। क्या होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट ही तो करना है आपको। हैंडआउट और पास पेपर में क्या डिफरेंस है, हैंडआउट में जो है वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस लिए हुए, ठीक है, और पास पेपर जो है वो प्योरली पास पेपर्स हैं जो कि आईसीएमए के हैं, और रीसेंट पास पेपर्स हैं, पुराने पास पेपर्स नहीं हैं। और ये टॉपिक्स अगर आप इस तरीके से कवर करके जाते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों का एएमए पेपर रुकेगा। कि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कौन से चैप्टर्स आपने ज़्यादा फोकस करने, फिर मैंने आपको ये बताया कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी, कोई बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सीमा से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कोई फाइल सॉल्व कर रहा है, कोई भी नहीं। देखो मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर ऐसा होता है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोस्टली फाइल्स के अंदर जो है वो आंसर्स गलत लिखे होते हैं। अब जब आंसर्स गलत लिखे होते हैं ना,
तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कॉन्फिडेंस वहां पर लूज करते हो। कॉन्फिडेंस लूज करने के बाद मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मैंने देखे मेरे पास आते हैं पूछने के लिए कि सर ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये आ रहा है सर। अब वो आंसर गलत है। अब स्टूडेंट कहता है कि सर आंसर ये आ रहा है, अब ये वाला आंसर, वो वाला जो आंसर आ रहा है जो गलत आंसर है वो भी किसी ना किसी कैलकुलेशन से आ सकता है। अब वो बच्चा उस तरीके से वो कैलकुलेशन करता है, कैलकुलेशन करने के बाद वो गलत आंसर उसको मेमोराइज कर लेता है कि ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व हम इस तरह से करेंगे। और पूरी की पूरी कैलकुलेशन उसने क्या कर ली, गलत उसने अपने माइंड में बिठा ली। अब पेपर में जाके जब परफॉर्म करता है तो वो आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ज्यादा कोशिश ये करो कि फाइल्स की तरफ मत जाओ। पास पेपर्स जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं। इनका सॉल्यूशंस भी आईसीएमए ने रेकमेंड किया है, मैंने खुद ने सॉल्व नहीं किया है। तो इनको सॉल्व करो, साथ में मेरे अपने हैंडआउट्स जो हैं उनको सॉल्व कर लो। और कहीं पे अगर मसला फंस रहा हो तो आप लोगों को मैं अपना नंबर, बल्कि मेरे हैंडआउट के अंदर ही मेरा नंबर जो है वो अवेलेबल है, आप लोग मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। कहीं वीडियो ड्राइव पे अपलोड हो जाएगी ना, ड्राइव पर। हाँ, थ्योरी तो वर्ड पे ही आती है, उसमें एक्सेल का वो जो है वो फॉर्मेट ओपन भी नहीं होता, सिर्फ वर्ड का फॉर्मेट जो है ना वो ओपन होता है। मैं ये वाली जो है वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। जी, पास पेपर्स भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। और तो कोई सवाल नहीं है। अच्छा, मेरी इनसे बात हुई थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि सर कोई एक टॉपिक जो है वो आपने क्या करना है, पढ़ाना है स्टूडेंट्स को। सर जब हम एक्सेल वाली वर्किंग कॉपी पेस्ट करेंगे तो एज इट इज आएगी या अलाइन करनी पड़ेगी? अलाइन करनी पड़ेगी, वो एज इट इज नहीं आएगी, अलाइन करनी पड़ेगी। उसका बेहतर तरीका ये है कि एक एक लाइन कॉपी पेस्ट कर दो। सारी सारी सारे जुगाड़ तरीके मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। पूरा पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मत करो, एक एक लाइन कॉपी पेस्ट कर दो, तो अलाइन हो जाएगा खुद ब खुद। अच्छा भाई, सर एफएससीआर की भी एक क्लास रख लें? ठीक है जी, एफएससीआर की भी देखते हैं। एफएससीआर की रख लें या वो, मैं इनसे बात कर लूंगा। अगर टाइम निकला ना तो एफएससीआर का पेपर कब है? 29 को है, आज 14 है। ठीक है, एफएससीआर की भी क्लास रख लेंगे। ठीक। एम अगर 27 को है, सर प्लीज एफएससीआर, ठीक है जी, मैं एफएससीआर की भी इनको कह के एफएससीआर की भी क्लास रख लेता हूँ। अच्छा भाई, अब जो है हम बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। एक टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कि हमारा कौन सा होगा, एबीसी कॉस्टिंग होगा। बस 2 मिनट रुक जाए, अजान हो रही है, अजान के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ।